यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत और जापान के बीच में जो नए संधि हुई है, जो नया एग्रीमेंट हुआ है, और वो एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। 1951 के बाद जापान सरकार ने किसी के साथ भी, संसार के किसी भी कंट्री के साथ भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जैसा कि भारत सरकार के साथ हुआ। और ऐसा लगता है क्योंकि इस एग्रीमेंट की चर्चा 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के जापान दौरे के दौरान शुरू हुई थी, और ऐसा लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को उस समय ये एहसास था कि चीन के साथ ऐसा हमारा जो कन्फ्लिक्ट आज है वो होने वाला है, और हमको जापान जैसे देशों की आवश्यकता है, या जापान को भी हमारी आवश्यकता है। ये पूर्वाभास दोनों सरकारों को हुआ होगा। इसलिए 2018 में इसकी चर्चा शुरू हुई। 19 अगस्त 2020 में इस पर एक फाइनल कंसेंसस बने और कल उस पर एक एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान को फ़ोन करके उनको बधाई दी, उनके स्वास्थ्य को पूछा। अब सवाल ये आता है कि वो एग्रीमेंट क्या है और क्यों जापान किसी और कंट्री के साथ ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर पा रहा था या नहीं हो रहे थे। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि एग्रीमेंट हुआ क्या। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है और उसके जो समुद्री सीमा है हमारी, ये जो समुद्र हमारा पड़ता है वो, और साउथ चाइना सी में जो जापान का क्षेत्र है या जापान का जो समुद्री क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने एक दूसरे के बेस, नॉवल बेस इस्तेमाल करने की अनुमति दोनों को दी है। हम उसको एक्वाजिशन, जो जो एग्रीमेंट का नाम हम लोगों ने उसका दिया है, दैट इज ACSA। ACSA ये एग्रीमेंट का हमने नाम दिया है, और इस एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म है एक्वाजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। एक्वाजिशन ऑफ एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट हमने जापान के साथ किया है, और हम एक दूसरे के नॉवल बेसिस इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देते हैं। कोई कॉमन ऐसा हमारे सामने आता है जिससे हम दोनों को ख़तरा है, और हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सी है या ओशन का क्षेत्र है, और जापान का साउथ चाइना सी वाला जो ओशन है या सी है, उन दोनों ही क्षेत्रों में हमारा कॉमन दुश्मन कौन हो सकता है, वो चाइना हो सकता है। तो ये कहा जाए कि मोदी जी और दोनों को ही ये एहसास एक लंबे समय पहले ही हो चुका था कि आगे भविष्य कहाँ जाने वाला है। मैं उस बात पर आता हूँ कि आखिर जापान ने ऐसा किसी के साथ एग्रीमेंट क्यों नहीं किया आज तक। मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार में जब नागासाकी और हिरोशिमा हो गए, बॉम्ब गिरा दिए गए, उसके बाद 1951 में 1951 में सैन फ्रांसिस्को में जापान और यूएसए का एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई। यूएस जापान की जो सिक्योरिटी ट्रीटी साइन हुई, उस ट्रीटी को सिक्योरिटी ट्रीटी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान कहते हैं। 8 सितंबर 1951 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसको साइन किया गया। इसमें 5 आर्टिकल होते हैं, और उन 5 आर्टिकल के अनुसार जो एग्रीमेंट कहता है, वो 5 आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि ये पीस की ट्रीटी है। इस ट्रीटी के लिए यूनाइटेड स्टेट को लैंड, एयर और सी तीनों फोर्सेस के लिए जापान अपना बेस देगा, या जापान में वो अपना बेस बनाएंगे तीनों ही क्षेत्रों के लिए। और इसके साथ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जापान किसी को भी अपना बेस इस्तेमाल करने के लिए नहीं देगा जब तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसकी अनुमति न ले ली जाए।
या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंसेंट उसमें ना हो, यूएसए की कंसेंट ना हो, जब तक अमेरिका की कंसेंट नहीं होगी तब तक कोई भी बेस जापान अपना किसी कंट्री को नहीं दे सकता। अब सवाल ये आता है कि 1951 8 सितंबर 1951 से लेकर आज तक, यानी कि 10 सितंबर 11 सितंबर 2020, लगभग सितंबर का ही टाइम है, जापान ने किसी भी कंट्री के साथ अपना बेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, दे नहीं सकता था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को के पास सारे बेसिस हैं। और जो जापान है, जापान को भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बनाने का केवल अधिकार था। एक्सटर्नल एग्रेशन या किसी दूसरे कंट्री पर हमला करने के लिए उसके पास फोर्सेस, ये वो सारे राइट्स उसके पास सामान्यता नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस वो बना सकता है। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने भारत की इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ एग्रीमेंट कल साइन किया है। और उस एग्रीमेंट में एक दूसरे को नॉवल बेसिस इस्तेमाल, साउथ चाइना सी के क्षेत्र में नॉवल बेसिस इस्तेमाल करने की अनुमति हमने दी है। वो हमारे नॉवल बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनके नॉवल बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात इसमें यह है कि जब अमेरिका के साथ जापान का ऐसा एग्रीमेंट था और जापान किसी को अपने बेस नहीं दे सकता, तो भारत को क्यों दिए? यह ऑब्वियस सी बात है। जापान को भारत के साथ एग्रीमेंट करने से पहले अमेरिका के साथ उनको कंसेंट लेनी पड़ी होगी। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अनुमति दी होगी। बिना डोनाल्ड ट्रंप सरकार की कंसेंट के, अनुमति के, भारत के साथ ऐसा कोई एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम कहें कि चीन का संकट हमारे लिए और जापान के लिए, दोनों के लिए समान रूप से है, और जब अगर चीन हमारे ऊपर एग्रेशन का भाव रखता है तो वो जापान को भी हड़पने का भाव रखता है। और आपको बता दूं कि जापान का और चीन का परंपरागत, ये एक दूसरे के एनिमी है, परंपरागत, यानी कि जमाने से ये एक दूसरे के दुश्मन कंट्री बने चले आ रहे हैं। और एक दूसरे की दुश्मनी, कितने भी एग्रीमेंट हुए हों, कितने भी इनके साथ आपस में उठना बैठना हुआ हो, कितने भी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश हुई हो, लेकिन वो जो एनिमी नेचर इन माइंड है वो नहीं निकल पाया। इसलिए चाइना भी उधर अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता रहा है जापान की तरफ, और जापान मजबूर था कि वो फोर्सेस नहीं रख सकता था बिना अमेरिका की अनुमति के। इसलिए जब चीन ने जापान की तरफ रुख किया या चीन ने जापान की तरफ गलत नज़र डाली, तो जापान के बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ने करते हुए अपने नावल शिप्स तुरंत वहाँ पर भेजे और वहाँ अपने बेसिस को एक्टिव किया, और एक्टिव करके वहाँ नावल एक्सरसाइजेस की। नावल एक्सरसाइजेस करके चीन को एक संदेश दिया। उसका मेन कारण भी ये रहा होगा कि भारत के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और हम डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंध होने का एक जीता जागता प्रमाण ईरान की जो चाबहार पोर्ट है वो भी है, क्योंकि ईरान के साथ किसी भी कंट्री से ट्रीटी करने से या किसी भी कंट्री का एक्सेस करने से जब अमेरिका ने रोक लगा रखी है, लेकिन भारत को विशेष एक्सेस दिया गया, क्योंकि हमने जो चीन की वन बेल्ट वन रीजन की जो रोड है, उस रोड को काउंटर करने के लिए यहाँ कच्छ से एक सीधा रास्ता यूरोप के लिए निकाला है, जो चाबहार और चाबहार से रशा होते हुए यूरोप को जाता है। ये उसका कार्ड था। अब उसके लिए हमें ईरान की आवश्यकता थी, या तो पाकिस्तान से हम रास्ता बनाते, हो नहीं सकता, ईरान से रास्ता बनाते। ईरान पर बैन लगा रखा है यूएसए ने, लेकिन यूएसए ने भारत को विशेष अनुमति उस समय ईरान को दी कि भारत अगर चाहे तो भारत उसमें बना सकता है। बिल्कुल वैसे ही जापान के मामले में भी अमेरिका ने सिर्फ हिंदुस्तान को जापान को अनुमति दी कि वो हिंदुस्तान के साथ ऐसे एग्रीमेंट कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की छवि है संसार में, मनी मोदी जी के आने के बाद संसार में हिंदुस्तान की छवि अद्वितीय हुई है। और अमेरिका ने भारत पर अपूर्ण विश्वास, पूर्ण रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच समझ, बिना किसी किंतु परंतु के भारत पर जो दृढ़ विश्वास दिखाया है, मुझे लगता है कि भारत की छवि अब से अच्छी स्वतंत्रता के बाद, छोड़ दीजिए पिछले 1000 वर्षों में, कभी नहीं रही जितनी आज
छवि भारत की अच्छी है, इसलिए जापान के साथ हमारा ऐसा एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट का लाभ ये होने वाला कि अगर हमारा युद्ध किसी भी तरह से चीन से होता है तो हम नेवल एक्सरसाइज करने के लिए साउथ चाइना सी में एंट्री मार सकते हैं। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में खड़े होंगे, जापान के साथ साउथ चाइना सी में खड़े होंगे, ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में खड़े होंगे। तो लैंड की तरफ से तो हमारा उनसे 3,500 किलोमीटर का लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलती है, जो जो तिब्बत की लाइन को हम कहते हैं। तो एक तरफ से हम पूरा उनकी लैंड घेर सकते हैं और दूसरी तरफ से पूरा का पूरा समुद्र घेर सकते हैं, और अपने मित्र देशों के साथ। मुझे लगता है कि ये चीन के लिए इससे बड़ा अभी तक कोई एग्रीमेंट चीन के लिए नहीं हुआ है, जिसमें अमेरिका के अलावा भारत भी जापान के साथ साउथ चाइना सी में अपने शिप्स, अपने युद्धपोत और अपनी सेनाओं को भेजने का अधिकार रखने लगा है। अब मुश्किलें चाइना के लिए बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। उधर हम देख रहे हैं लगातार रशिया भी चाइना के अगेंस्ट में चलता चला जा रहा है, और रशिया भी अपनी फोर्सेस को कुछ इस तरह से बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि सकालीन प्रांत पर किसी न किसी तरह से चाइना अपना दावा ठोकने लगा है। इसलिए अब रशिया भी चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की जो यात्रा हुई, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि राजनाथ सिंह जी की जो रशिया यात्रा हुई, उस रशिया यात्रा में हमारे और रूस के क्या संबंध कैसे बने, और चीन को किस प्रकार से अब उम्मीद थी कि वो रशिया एटलीस्ट तटस्थ रहेगा, क्योंकि 62 के युद्ध में भी हमें याद रखना चाहिए रशिया तटस्थ रहा था हमारे और चीन के युद्ध में। लेकिन इस बार रशिया तटस्थ ना होकर वो हमारे साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और चीन के विरुद्ध खड़ा दिखाई पड़ रहा है। अब चीन के साथ केवल 2 कंट्री हो सकते हैं, एक तो नॉर्थ कोरिया हो सकता है और दूसरा पाकिस्तान हो सकता है। इन चोरों की जमात इकट्ठी होकर क्या करेगी ये भविष्य बताएगा। लेकिन मोदी जी की आज की पॉलिसी, मोदी जी की दूरदृष्टिता और मोदी जी और ट्रंप शिंजो आबे की जो तिगड़ी बन रही है, ये तिगड़ी मुझे लगता है हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।